कहानी अपने आप में रहस्यमय थी। अपराध हुआ था, दो हत्याएं हुई थी, लेकिन पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। सिर्फ एक बायोडाटा ने, सिर्फ एक कागज के टुकड़े ने पुलिस को सबूत दिया और 1 महीने बाद दोहरी हत्याकांड के आरोपी पकड़ गए। जी हाँ, मैं संतोष यादव नमस्कार करता हूँ आपको भिलाई टाकीज के इस नए एपिसोड में। कहानी है 8 नवंबर 2013 की। शाम का वक्त था, 7 बज चुके थे। एक बुजुर्ग माँ, रायपुर कटोरा तालाब के पास रहने वाली एक बुजुर्ग माँ की बार बार नजरें दरवाजे की तरफ जाती, कभी घड़ी की तरफ जाती, कभी मोबाइल की तरफ जाती कि अब मोबाइल बजेगा। दरअसल उस बुजुर्ग माँ की 18 वर्ष की एक बेटी थी। नाम था गीतिका सिंह। गीतिका रायपुर कटोरा तालाब के पास एक अपार्टमेंट था, खुशी डिटर्जेंट पाउडर का दफ्तर था। वहाँ गीतिका पीएम के रूप में काम करती थी और रोज 6 बजे तक ऑफिस से घर लौट कर आ जाती थी। लेकिन उस दिन लंबा समय बीतता गया और 1 घंटे ज़्यादा हो गए, 7 बज गए। बुजुर्ग माँ को बेचैनी हुई और वो सीधे कटोरा तालाब में जो अपार्टमेंट था खुशी डिटर्जेंट का, वहाँ पहुंची। उसने देखा कि ऑफिस का जो मेन गेट है वो खुला हुआ है और मेन गेट के पास एक युवक की लाश पड़ी। लाश देख के वो हक्की बक्की रह गई, अवाक, आंखें फटी की फटी, पैर कांपने लगे। और उसके थोड़ी दूर पर एक और लाश पड़ी थी, एक युवती की लाश। बुजुर्ग माँ देखकर चौंक पड़ी और आंखों से उसके झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि वो लाश उसकी बेटी गीतिका की थी। उसके मुंह से चीख निकल गई और उसकी चीख की आवाज़ सुनकर आसपास के जो दफ्तर के लोग थे, आसपास के जो ऑफिस के लोग थे, भीड़ वहाँ पहुँच गई, लोग वहाँ पहुँच गए। और जिसने भी वो नज़ारा देखा, जिसने भी वो दृश्य देखा, क्राइम का वो जो सीन देखा, वो अवाक रह गया, सन्न रह गया। इतना विभत्स तरीके से दो हत्याएं की गई थी, 2 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। किसी ने पुलिस को सूचना दी और कटोरा तालाब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। तो पुलिस ने सबसे पहले जो मृतक, उसका नाम था बलराम गुप्ता, उसका बायोडाटा खंगाला, उसका बैकग्राउंड खंगाला। बलराम गुप्ता अंबागढ़ चौकी, जो छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत जगह है, अंबागढ़ चौकी, वहाँ का रहने वाला था। और उसने अपनी मेहनत के बूते डिटर्जेंट का कारोबार खड़ा किया था। पहले वह राजनांदगांव में अपने इस कारोबार को उसने बढ़ाया और राजनांदगांव में उसने अपना कारोबार शुरू किया। जब कारोबार अच्छा खासा बढ़ा, मुनाफा हुआ, तो उसने रायपुर के उरला में एक ज़मीन खरीदी और वहीं पे वो उसने डिटर्जेंट की फैक्ट्री खोली। नाम दिया खुशी डिटर्जेंट पाउडर। बलराम गुप्ता की मेहनत का नतीजा था कि उसका जो सालाना टर्नओवर था वो बढ़कर 50 करोड़ हो गया था। और बलराम गुप्ता काफ़ी सरल स्वभाव का व्यक्ति था, काफ़ी हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति था, मददगार व्यक्ति था। और वो हर महीने गरीबों को, जो आसपास बस्तियों में उरला के पास साकरा करके जो गाँव में, वहाँ के लोगों को मुफ्त डिटर्जेंट पाउडर बांटा करता था। तो पुलिस ने जांच शुरू की कि आखिर इतने सीधे सरल व्यक्ति की हत्या कौन कर सकता है, गीतिका की हत्या कौन कर सकता है। पुलिस ने एक बिंदु तय किया, एक खाका तैयार किया, जांच का एक एंगल तय किया, जिसमें पारिवारिक विवाद, पैसे कोई लेन देन का विवाद, प्रॉपर्टी को लेन देन का कोई विवाद, कोई रंजिश का विवाद। तो जो बलराम गुप्ता की बेटी थी आकांक्षा, उसने प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला पे संदेह जाहिर किया। उसका कहना था कि प्रॉपर्टी के मामले में बलराम की हत्या हो सकती, प्रॉपर्टी विवाद में बलराम की हत्या हो सकती, ऐसा उसने संदेह जाहिर किया पुलिस के सामने। तो पुलिस ने उस एंगल से भी जांच की, पुलिस ने तमाम बिंदुओं पे जांच की, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ मिला नहीं। पुलिस ने सारे स्टाफ का बैकग्राउंड चेक किया, सारे स्टाफ का उस दिन का लोकेशन चेक किया, सबसे पूछताछ की, बयान लिया। ऑफिस के जो आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ किया गया, आसपास जो ठेले खोमचे वाले थे उनसे पूछताछ की गई कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते देखा, किसी को अनजान व्यक्ति कोई ऐसा नजर आया जिसको संदेह किया जा सके, लेकिन ऐसा कोई क्लू मिला नहीं।
स्टाफ का भी, सारे स्टाफ का लोकेशन भी घर का ही बताने लग गया। जो मोबाइल लोकेशन था पुलिस ने उसको ट्रेस किया, सारा बयान को क्रॉस चेक किया तो सभी का बयान सही पाया गया। पुलिस उलझी और फिर मामला 1 महीने तक पेंडिंग में चला गया। पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, परिस्थिति जन कोई साक्ष्य नहीं था, मौके पे भी कोई सबूत नहीं मिला। मतलब हर एंगल से पुलिस ने जांच कर निष्कर्ष पे पहुंची कि अब इस मामले में फाइल बंद करना ठीक है, क्योंकि अब मामले में कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन सहयोग देखिए, कातिल खुद चलकर पुलिस के पास आया, कातिल खुद उसने सबूत दे दिया। दरअसल 1 महीने बाद, इस घटना के 1 महीने बाद, दिसंबर के महीने में जो बलराम गुप्ता की एक महिला स्टाफ थी, उसके मोबाइल पर मुंबई से फोन आया। मुंबई पीसीओ से फोन किया गया था और कोई महिला ने फोन किया था, किसी महिला ने फोन किया और बलराम गुप्ता के स्टाफ से पूछा है कि बलराम गुप्ता के कातिल पकड़े गए, क्या गीतिका की हत्यारे का कोई सबूत मिला, पुलिस क्या सफल हुई इस मामले में। तो ये युवती को ये बात चौंका गई। उसने फौरन पुलिस को ये बात बताई कि मुंबई से कॉल आया था और बलराम गुप्ता और गीतिका साहू की हत्या के बारे में उनके द्वारा पूछताछ की जा रही थी महिला के। तो माथा ठनका पुलिस का। तो पुलिस ने पूछा कि आखिर वो महिला थी कौन। तो स्टाफ ने बताया कि उसने अपना नाम प्रीति बताया। फिर पुलिस ने बलराम गुप्ता के जो ऑफिस से जितने स्टाफ थे सारे सबका बायोडाटा निकाला, सबका प्रोफाइल चेक किया गया। तो उसमें उस बायोडाटा में एक चीज मिली, 2 लोगों का बायोडाटा मिला, एक नदीम और एक प्रीति सिंह। उनका बायोडाटा, उनके बायोडाटा से उनका मोबाइल नंबर निकाला गया और मोबाइल नंबर को जब ट्रेस किया तो जो 7 और 8 नवंबर को दोनों का मोबाइल लोकेशन कटोरा तालाब और रायपुर के आसपास बताने लग गया, छत्तीसगढ़ का बताने लग गया। पुलिस की आंखें चमकी। पुलिस को लगा कि 1 महीने बाद अब मामला सुलझ सकता है, 1 महीने बाद इस मामले के जो आरोपी है वो पकड़े जा सकते हैं। तो पुलिस ने मोबाइल ट्रेस किया दोनों का मोबाइल फिर मुंबई में मिला, नदीम और प्रीति सिंह का। दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके रायपुर ले आसानी से। उन्हें पता नहीं था कि पुलिस को उन पर संदेह हो गया, तो वो अपने ठिकाने पर ही थे मुंबई में। पुलिस दोनों को पकड़कर मुंबई से रायपुर ले आए और पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। दरअसल प्रीति सिंह और नदीम दोनों मुंबई के रहने वाले थे और दोनों शादीशुदा थे। नदीम का एक बच्चा भी था। नदीम एक कॉल सेंटर में काम किया करता था और उसको इस दौरान एक सिम की गड़बड़ी के मामले में प्रीति सिंह कॉल सेंटर पहुंची और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों वहाँ से मुंबई से रायपुर आ गए और रायपुर आने के बाद उन्होंने एक अखबार में गुप्ता के खुशी डिटर्जेंट जो पाउडर का इश्तहार देखा, जिसमें आवश्यकता है वाला इश्तहार था, कंपनी को कर्मचारियों की आवश्यकता है। दोनों बलराम गुप्ता के पास पहुंचे तो बलराम गुप्ता ने दोनों को बायोडाटा चेक करने के बाद दोनों की नौकरी दे दी। लेकिन बमुश्किल 6 महीने बाद दोनों का बलराम गुप्ता से किसी मामले में विवाद हुआ। विवाद के बाद बलराम ने दोनों को नौकरी से निकाल दिया और दोनों फिर वो वापस मुंबई चले गए। और जो उन्होंने पुलिस को अपना इकबारिया बयान दिया, पुलिस को जो अपने बयान में बताया, उसके मुताबिक वो मुंबई में रहकर फिर बलराम गुप्ता से बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगे, योजना बनाने लगे। तो इस योजना के तहत जो नदीम था वो एक दिन कानपुर गया और कानपुर से उसने एक कट्टा खरीदा और चाकू खरीदा। दोनों फिर प्लान के मुताबिक 7 नवंबर को रायपुर पहुंचे, 7 नवंबर 2003 को। और बलराम गुप्ता के ऑफिस के चारों तरफ रेगी की। उन्हें प्लान को अंजाम देने के लिए कोई ऐसा मुनासिब समय चाहिए था। तो उन्हें शाम का वक्त ठीक लगा कि शाम के वक्त अक्सर जब पूरा स्टाफ घर चला जाया करता था तो बलराम गुप्ता अकेले ऑफिस में बैठते थे, काफ़ी देर तक बैठते थे। और लेकिन उस दिन उन्होंने घर वालों को कहा था कि मैं 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊँगा, लेकिन फाइलें उनके पास ज़्यादा थी तो उनको समय लग गया और ये मौका मिला प्रीति सिंह और नदीम को। दोनों तकरीबन 6 बजे जब दफ्तर में सन्नाटा पसर गया, सारा स्टाफ घर चला गया, तो दोनों 6 बजे बलराम गुप्ता के ऑफिस पहुंचे। तो अपने केबिन में बलराम गुप्ता अकेले बैठे हुए थे। दोनों ने वहां पहुंचकर उनसे विवाद करना शुरू कर दिया। बलराम गुप्ता ने उन्हें वहां से 6 बजे जाने को कहा, लेकिन
अभी बात विवाद बढ़ता तब तक नदीम ने कट्टा निकालकर बलराम गुप्ता पर फायर छोड़ दिया और जो गोली थी वो बलराम गुप्ता के सर को छूते हुए निकली। बलराम गुप्ता मामला समझ गए, दोनों की नीयत समझ गए, तो गेट की तरफ भागने लगे, लेकिन नदीम ने दौड़कर उन्हें गेट के पास ही पकड़ लिया और तब तक चाकू घोंपता रहा जब तक बलराम गुप्ता की मौत नहीं हुई। उसके बाद इधर प्रीति सिंह ने गीतिका का मुंह दबाए रखा था कि चिल्ला ना पाए, और जाते जाते दोनों ने उसका गला भी रेत दिया। गीतिका भी वहीं तड़प कर मर गई। और जो बलराम गुप्ता के बैग में 1,45,000 रुपया रखा हुआ था वो दोनों ने लिया और सीधे अपार्टमेंट के बाहर आए। कटोरा तालाब से एक ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़कर सीधे रायपुर पहुंचे। रायपुर स्टेशन से दोनों लोकल ट्रेन पकड़कर दुर्ग स्टेशन आए और दुर्ग स्टेशन से फिर उन्होंने नागपुर की ट्रेन पकड़ी। नागपुर होते फिर मुंबई चले गए। तो एक मामूली विवाद पर 2 लोगों की हत्या हो गई और 2 लोग इस मामले में जेल में। सिर्फ एक फोन कॉल ने पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी, वरना पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था इस केस को सुलझाने के लिए। पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई कुछ साक्ष्य मिल नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ एक फोन के चलते इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और अदालत ने प्रीति सिंह और नदीम को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन दुखद यह है कि छोटे से विवाद, मामूली विवाद के चलते एक होनहार कारोबारी, एक सरल सहज कारोबारी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। एक ऐसी युवती को अपने जान से हाथ धोना पड़ा जिसके इस घटना से कोई लेना देना नहीं, जिसका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं। तो ये थी हमारे क्राइम की कहानी।